जय हिंद दोस्तों। आप सभी का द रेनबो एजुकेशनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 1, जिसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम लोग देखेंगे इसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। लगभग 20-25 के आसपास ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने, तो वह कौन सा प्रतिबिंब होगा? तो इसमें से होना चाहिए अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में हम अगर वस्तु को दूर पे रखते हैं तो क्या बनता है? उल्टा बनता है, तथा पास में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है। तो इसका आंसर बी होगा। जबकि हम समतल दर्पण को देखते हैं तो चाहे दूर पर रहें चाहे नजदीक पर रहें, हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में भी हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में कहाँ पे रखेंगे? तो हम रखेंगे ध्रुव तथा फोकस के बीच। कहाँ रखेंगे? ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो आपका आंसर क्या होगा? ध्रुव तथा फोकस के बीच। क्योंकि जब ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे सीधा, काल्पनिक और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो इसका आंसर होगा ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संयुग्मी फोकस संभव होता है। तो संयुग्मी फोकस संभव होता है तो किसमें संभव होता है? तो होता है वह अवतल दर्पण में। संयुग्मी फोकस किसमें संभव होता है? तो वो अवतल दर्पण में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण। फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इसके सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? तो देखिए, फोकस 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु कहाँ पर रखा गया है? तो वक्रता केंद्र पर रखा गया है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है अवतल दर्पण के सामने, तो वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, यानी कि इसका आंसर डी होगा। ठीक है, आंसर जो है वो डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो हम लोग पढ़े हैं कि एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो r का मान कितना है? 20 है, तो 20/2 यानी कि 10 हो जाएगी। ये 2 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये किस में है? प्लस में है, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो दृष्टि क्षेत्र कहने का मतलब जो ज्यादा से ज्यादा कवर कर लेता है। तो हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसको हम लोग साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। किस रूप में?
साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक सीधा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो साइड मिरर के भी रूप में करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में हमें पता है कि हमेशा जो होता है सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, लेकिन वो बनता कहाँ है, तो वो बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वो हमेशा कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, क्योंकि यह काल्पनिक बनता है इसलिए दर्पण के पीछे चला जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति। कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। सीधा और आभासी बनता है, यानी कि काल्पनिक और सीधा बनता है। तो इसका आंसर होगा बी। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है और फोकस दूरी कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। अगर 2 इधर चला जाएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि एफ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एफ 10 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 यानी कि 20। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि यदि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, यदि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, यानी यहाँ पर छूट गया है आई, आपतन का कोण आई और परावर्तन का कोण आर हो। ठीक है, कोण आई और कोण आर हो, तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। अपवर्तित किरण जो विचलित होगी वो क्या होगी, तो आई माइनस आर होगी। ठीक है, क्या होगी, तो आई माइनस आर होगी। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। ठीक है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है। कैसा होती है, तो लंबवत आपतित होती है, और जब लंबवत आपतित होगी तो उसका कोण जो होता है वो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आएगी और उसी पर चल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और छोटा बनता है। तो हम लोगों ने अभी देखा था कुछ देर पहले कि कौन सा लेंस होगा, इसमें बात कर रहा है किस में, तो ये लेंस भी दिया हुआ है और दर्पण भी दिया हुआ है। तो इसमें उत्तल दर्पण नहीं दिया है, लेंस दिया है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, क्योंकि इसमें सीधा बनता है, आभासी बनता है और हमेशा जो है छोटा बनता है। तो कौन सा आंसर होगा, अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस में चाहे कहीं पे भी वस्तु को रखे हमेशा जो है आभासी ही बनेगा और छोटा ही बनेगा। अगला देखते हैं।
कह रहा है कि किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु से उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र के से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं तो होगा इसका 1 से कम होगा। ठीक है, क्या होगा? 1 से कम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो जल का उपयोग किया जाता है और कांच का भी उपयोग किया जाता है और प्लास्टिक का भी उपयोग किया जाता है। तीनों का उपयोग किया जाता है, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर डी। अगला देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? 1 मीटर फोकस दूरी कितनी है? तो 1 मीटर है और लेंस कौन सा है? तो उत्तल लेंस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 डाईऑप्टर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 डाईऑप्टर, यानी कि सी होगा। अगला हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता हो जाती है 2 डाईऑप्टर, क्योंकि फोकस दूरी क्या होता है, यानी कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है लेंस की वो 25 होती है। इसलिए यहाँ से 25 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2 हो जाएगा आंसर, 2 डाईऑप्टर। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डाईऑप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? उत्तल लेंस की जो है क्षमता 5 डाईऑप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो फोकस दूरी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाती है इसकी फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि 10 डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो 10 डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो ये इसका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 10 डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो -10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा सी। अगला हम लोग देखते हैं, तो हाँ, अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो यह क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा हुआ है। इसका होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 108 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए? 10 के पावर 8 होना चाहिए। तो क्या होता है? 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो हम जानते हैं, जब क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या हो जाती है? अपवर्तित होती है। और जब इसी का मान बढ़ जाता है तो क्या होता है? एक समय की ये परावर्तित हो जाती है, अपवर्तित न होकर के परावर्तित हो जाती है। जब इसका मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का, और उसी में ये क्या हो जाती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? तो प्रकाश की किरण को 2 माध्यम में अपवर्तित होना चाहिए। तो पहले किस में अपवर्तित होना चाहिए? तो पहले होना चाहिए प्रकाश की